चलिए शुरुआत किया जाए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इतिहास की। शुरुआत तो काफ़ी दिन पहले से कर चुके हैं, बस उसको आगे बढ़ाना है, लेके चलना है। और एक एक करके जो इतिहास शुरू किए थे पिछली क्लास में, मुगलों के बाद फिर बताया था कि भारत में परिस्थितियां कैसी बदली। यूरोपीय कंपनी यानी यूरोपियन कंपनियों का आगमन होता है भारत में, जिसमें सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, फिर डच, ब्रिटिश, डेन, फ्रेंच, स्वीडिश। और इनका जो भारत आगमन हुआ तो पहले ये व्यापार करने के लिए आए थे, फिर धीरे धीरे करके इन्होंने भारत में अपने अड्डे बनाने शुरू कर दिए थे, जिनको ये फैक्ट्रीज कहते थे। बाद में फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए किले बन दी, फिर उसमें तोपें चढ़ानी शुरू कर दी और छोटी मोटी ताकत बनने लगे। और फिर भारतीय शक्तियों से इनका संघर्ष हुआ, और संघर्ष के बारे में भी आपको बताया था कि वो रेवेन्यू के लिए संघर्ष कर रहे थे, दीवानी मामलों के लिए लड़ाई चल रही थी। और उसी से जो पैसा बचता था उससे वो लोग व्यापार करना शुरू करते हैं। और फाइनली उसी दीवानी के चक्कर में अंग्रेजों का भारत या यूरोपियों का भारतीय शक्तियों से संघर्ष हुआ। कई सारी लड़ाइयाँ हुई, जिसमें मैसूर से 4 युद्ध लड़े गए, मराठों से 3, सिखों से 2, आपस में भी ये लड़ते थे। एंग्लो सिख वार हुए 2, बेदरा की लड़ाई होती है, और फाइनली भारत की सत्ता मिली अंग्रेजों को। और अंग्रेज जो भारत में सफल होते हैं, और अंग्रेजों की सफलता का राज था बंगाल, क्योंकि बताया था कि बंगाल सबसे धनी प्रांत था और वहीं पर वो कब्जा करते हैं। और कब्जा करने के क्रम में इन्होंने भारत में सबसे ज़्यादा जो काम किया, जो सबसे ज़्यादा अंग्रेजों ने भारत में ध्यान दिया, वो रेवेन्यू सिस्टम पर दिया था, राजस्व व्यवस्था पर। ठीक। और इन्होंने भारत में जो राजस्व व्यवस्थाएं बनाई थी, भू राजस्व व्यवस्था, वो 3 तरीके की थी। एक रैयतवाड़ी थी, जिसमें जमीन का मालिक किसान माना जाता था, सबसे बड़े हिस्से पर थी, 51% पर। मुन्नो ने इसकी शुरुआत की थी, स्पेशली साउथ इंडिया, बॉम्बे, मद्रास। फिर दूसरी थी महलवाड़ी, 30% हिस्से पर। हाल्ट मैकेंजी इसका जनक माना जाता है, जो पश्चिम भारत में थी। इसमें सामूहिक रूप से वसूली होती थी। और तीसरी व्यवस्था जो थी वो जमींदारी, कॉर्नवालिस ने 1793 में स्टार्ट किया। इसी को स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। इसमें जो जमीनों का मालिक होता था वो जमींदार होता था, और जमींदार अपने अंडर में किसानों को रखता था, उनसे खेती करवाता था। यहाँ तक आपको बता दिया था। तो इस पूरे रेवेन्यू सिस्टम में किसानों का शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि अब शोषकों के नए नए वर्ग तैयार हो रहे थे, अब जमींदार आ रहे थे, जमींदारों की हवेलियां बन रही थी, उनकी अय्याशियां हो रही थी। उन सब का खर्चा अब किस पे पड़ता चला जा रहा था? किसानों पर। और बाकी जहाँ पर जमींदार नहीं थे, यहाँ पर टैक्स की दर इतनी ज़्यादा थी कि किसान को देना बहुत मुश्किल हो जाता था। अंग्रेजों ने हमारे रेवेन्यू सिस्टम में, हमारी भू राजस्व व्यवस्था में जो सबसे बड़ा बदलाव किया, जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किया, वो ये किया कि इन्होंने क्या किया कि जैसे पहले हमारे यहाँ जो भू राजस्व व्यवस्था थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम भारत में चलती थी प्राचीन काल में। तो पहले क्या होता था, एंशियंट टाइम में अगर देखा जाए, जो प्राचीन भारत था, जब हम लोग पढ़ते हैं गुप्त काल या मौर्य काल या महाजनपदों का काल या राजपूत काल, तो उस समय क्या होता था कि किसान जो खेती करता था, उसका जो अनाज होता था, तो उसका लगभग लगभग 1/6 से 1/4 तक राजा का हिस्सा माना जाता था। 1/6 से 1/4 का मतलब, जैसे 100 किलो अनाज हुआ तो उसका 1/6 कितना होगा? लगभग 16-17 किलो होगा। 1/4 कितना होगा? 25 किलो। तो लगभग 16-17 से 25 किलो तक हिस्सा किसका माना जाता था? राजा का मान लिया जाता था। फिर जब मिडिवल आया, मिडिवल यानी मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत और मुगल आए, तो इन सबों ने क्या किया कि इस रेशियो को बढ़ा के 1/3 कर दिया। यानी 100 किलो अनाज हुआ तो 33 किलो सुल्तान का या बादशाह का होता था। ठीक। और जो इसमें से बहुत बदमाश टाइप के राजा होते थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कितना कर दिया था? 1/2 कर दिया था। 50% बताया था, 50% उसने भू राजस्व बढ़ा दिया। यानी 100 किलो अनाज हुआ तो सीधे सीधे 50 किलो सुल्तान का लगान, खत्म। आधा बचता था किसान के पास। ठीक। तो ये सिस्टम एंशिएंट और मिडिवल में चलता था। जब आधुनिक काल आया, ब्रिटिश एरा आया, तो इस आधुनिक काल में क्या हुआ कि अंग्रेज यानी जब आए ब्रिटिश टाइम में, तो इनको चावल गेहूं से मतलब था नहीं, इनको फसल में हिस्सा नहीं चाहिए। चावल गेहूं लेके करेंगे क्या? इन्होंने कहा कि हमें फसल में हिस्सा नहीं चाहिए, हमें चाहिए लगान कैश में, नकद। यानी अब ये फसल में हिस्से के बजाय किसकी डिमांड करने लगे थे? नकद की मांग करने लगे थे कि हमें कैश चाहिए। मान लीजिए कोई जमीन है, बोला कि हमें इस पर 50 रुपया नकद चाहिए। ठीक। अब पहले क्या चलता था? फसल में हिस्सा। अब क्या आ गया? कैश। तो फसल में हिस्सा वाला सिस्टम ज्यादा सही है या कैश वाला सिस्टम? कौन सा ज्यादा सही है? फसल में हिस्सा वाला जो सिस्टम है वो एक रेशियो है। रेशियो का मतलब वो एक अनुपात है। अनुपात का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि सबसे खराब स्थिति इसमें कौन सी है?
1/2, 1/2 सबसे बुरी स्थिति है। मान लीजिए 100 किलो अनाज हुआ तो 50 किलो किसान का, 50 किलो सुल्तान का। मान लीजिए फसल खराब हो गई, 50 किलो ही अनाज हुआ तो 25 किलो किसान का, 25 किलो सुल्तान का। फसल एकदम बर्बाद हुई, 10 किलो अनाज हुआ तो 5 किलो किसान का, 5 किलो सुल्तान का। फसल नहीं हुई तो न किसान का न सुल्तान का। यानी इसमें बाढ़ है या सूखा है या फसल खराब हो रहा है तो रिस्क दोनों पर है। जितना नुकसान किसान को हो रहा है उतना ही नुकसान सुल्तान को हो रहा है, और फायदा भी हो रहा है तो दोनों को हो रहा है, और नुकसान भी हो रहा है तो दोनों को हो रहा है, किसी एक को नहीं हो रहा है। समझे? यानी इसमें बाढ़ है, सूखा है, कीड़े लग गए, फसल का खराब होना, ये दोनों रिस्क झेलते थे। अब क्या था कि इन्हें ने कहा कि हमें 50 रुपया इस जमीन पर लगान चाहिए, फसल हो चाहे न हो। अब सारा रिस्क किस पे आ गया? किसान पे, कि बाढ़ आए चाहे सूखा है, चाहे कीड़े पड़े, चाहे कुछ हो जाए, अब इसको 50 रुपया देना है। अब उसकी टेंशन है कि 50 रुपया कहाँ से आएगा। अब सरकार को तो पता है कि उसको 50 रुपया मिलेगा, अब किसान को 50 रुपया कहाँ से लाएगा? ठीक, तो एक तो सारा रिस्क हुआ, दूसरा कि उसकी जिम्मेदारी बढ़ी। जिम्मेदारी बढ़ने का मतलब कि पहले क्या होता था कि जो खेती बाड़ी होती थी, जो अनाज होता था, तो इनके जो चौधरी खुद मुकद्दम होते थे, जो अधिकारी होते थे रेवेन्यू वाले, वो आते थे और अपना हिस्सा फसल कई बार खेत से काट के लेके जाते थे, खलिहान से लेके चले जाते थे, अपना अनाज लेके चले जाते थे। अब क्या था कि इनको बाढ़ सूखे से लड़ना था, फसल तैयार करनी थी, और तैयार फसल को अब ऊंचे दाम पर ऊंचे दाम पर उस अनाज को बाजार में बेचना है। क्योंकि क्या चाहिए? कैश, नगद। नगद कहाँ से आएगा? फसल बेचेंगे तभी तो आएगा। अब समस्या इसी कैश की फंसी कि नगद कहाँ से आएगा, क्योंकि बाजार उस समय भारत में उस समय बाजार विकसित थे नहीं। बेचेंगे किसको? बेचेंगे तभी तो पैसा देंगे, पैसा आएगा कहाँ से किसान के पास? अब सोचिए आज के दौर में आप देखिए सरकार इतने प्रयास करती है, इतनी कोशिशें करती हैं कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल जाए। सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद आज के दौर में किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा। तो उस दौर में, आज के दौर में नहीं मिला, उस दौर में कहाँ से मिलता होगा? बाजार थे ही नहीं ज़्यादा। अब पता चला बैलगाड़ी पर लाद के 10 दिन घूम रहा है, अनाज दिख ही नहीं रहा। तो पैसा भी तो होना चाहिए। अब पैसा किसके पास है? जो बड़ा जमींदार होगा, बड़ा कोई साहूकार होगा, बड़ा सेठ होगा, उसके पास पैसा होगा। पता चलो जमींदार के पास गया किसान अपना अनाज बेचने के लिए, तो जमींदार अनाज क्यों खरीदेगा? बोले हमारे पास तो खुद ही खजाना भरा पड़ा है, इतना अनाज हम काहे खरीदेंगे। वो कहेगा कि मेरे बाप हमको 50 रुपया लगान देना है, हमको बेचना है, जरूरी है। बोले ठीक है, ले तो लेंगे, लेकिन 100 रुपया का अनाज है तो हमको 40 रुपया दो, तो 40 रुपये में बेचो तो बेच देंगे, ले लेंगे, क्या करना है भाई, वो क्यों खरीदेगा? तो उनको क्योंकि अपना बेचना होता था तो जो भी मिलता था औने पौने दाम में अपना अनाज बेच देते थे। पता चला 100 रुपया का अनाज था, 40 रुपये में बेच के भारी हो गया। अब साल भर के लिए लगान देना था 50 रुपया, वो पूरा नहीं हो रहा है। साल भर खाएंगे क्या? अगले साल बीज के लिए क्या रखेंगे? समस्या ये। यानी जो अनाज हो रहा है उसको जो दाम मिल रहा है उसका लगान भर का नहीं होता था, साल भर खाना, और बीच में अगर बैल मर गया या तबीयत खराब हो गई, वो कहाँ से आएगा ये किसान को नहीं पता। ठीक, तो इस कैश सिस्टम की वजह से हमारे समाज में एक नए वर्ग का उद्भव होता है। एक नए वर्ग आते हैं जिनको बोलते हैं साहूकार। साहूकार यानी मनी लेंडर्स। अब ये जो मनी लेंडर्स होते हैं, साहूकार क्या होते थे? ये समाज में बहुत, सोसाइटी में होते थे, किसानों को आराम से थोड़ा बहुत पैसा दे देते थे और कहीं भी अंगूठा लगवा लेते थे, और उससे खूब भारी मात्रा में ब्याज वसूलते थे। जैसे आपने सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद की पुरानी कहानियां पढ़ी तो उसमें साहूकारों का शोषण निकल के आता। तो इतने भयानक ढंग से साहूकारों ने शोषण किया कि उनका शोषण समझ लिया कि बिल्कुल अंतिम हो गया, लास्ट हो गया। साहूकार जानते हैं ना, जो ब्याज पर देते हैं। आजकल होते हैं कि नहीं होते? आजकल हैं, पहले से कम है कि ज़्यादा है? पहले से बहुत ज़्यादा। तो कुछ गली मत। पहले क्या था कि ये साहूकार केवल ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ करते थे, अब ये शहरी क्षेत्रों में भी फैल चुके हैं और बहुत बुरी तरीके से फैले हुए। ये क्या करते हैं कि जो बहुत लो इनकम ग्रुप है सोसाइटी की, वो रिक्शे वाला है, ठेले वाला है, सब्जी वाला है, कोई मजदूर है, तो ये छोटे छोटे लो इनकम ग्रुप के लोगों को टारगेट करते हैं। ये क्या करते हैं, किसी की बीवी की तबीयत खराब हुई, बच्चे की तबीयत खराब हुई, 1000, 2000, 5000 की जरूरत पड़ी किसी को। अब 2000, 5000 के लिए कोई बैंक तो जाएगा नहीं, लोकल लेवल पर साहूकार मिल जाएगा शाम को टहलते हुए। मान लीजिए कि किसी मजदूर को जरूरत है 1000 रुपये, ठीक, तो अब शाम को साहूकार टहलते हुए मिल जाएगा, बच्चे की तबीयत खराब है, उसको 1000 रुपया चाहिए। बोलेगा तुमको 1000 चाहिए, तुमको पहले बताना चाहिए था, हम तुरंत तुमको 1000 देंगे। बस उस 1000 के बदले में तुमको 10% क्या देना होगा? ब्याज। अब
अभी खैर रेट 14% का चल रहा है, 10% इसलिए लिखे कि आपको कैलकुलेशन में सुविधा हो। ठीक, तो वो कहेगा कि 10% देने को तैयार हो तो तुमको हम तुरंत पैसा देंगे। अब क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत खराब है तो उसको तुरंत चाहिए, तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये 10% सालाना नहीं है, 10% महीने का ब्याज। ठीक, तो बोला ठीक है साहब हमको दे दीजिए, हमको जरूरत है, बच्चा बीमार है, डॉक्टर के यहाँ जाना। ठीक, तुरंत उसको क्या करेगा कि 1000 का 10% कितना हो गया, 100 रुपया। 100 रुपया काट के उसको 900 रुपया पकड़ाएगा और खाते में चढ़ाएगा 1000 रुपया। एक महीने का ब्याज एडवांस नियम है। सूदखोरों के पास जाएंगे ना, पहले महीने का ब्याज एडवांस रखते हैं। तो दिया कितना, 900, और खाते में कितना चढ़ा, 1000 रुपया चढ़ा। ठीक, अब खाते में उसने चढ़ाए 1000 रुपया, अब हर महीने वो उससे कितना वसूलेगा, 100 रुपया वसूलेगा। ठीक, तो साल भर में उससे कितना वसूल गया, साल भर में वो उससे वसूल गया 1200 रुपया। दिया कितना था, 900 रुपया, साल भर में वसूला कितना, 1200 रुपया। 1000 रुपया अभी जस का तस। ठीक, इनकेस गलती से ब्याज नहीं भर पाए, इनकेस गलती से ब्याज नहीं भर पाए तो 1200 रुपया ब्याज, 1000 रुपया उधार, टोटल कर्जा कितना हो गया, 2200 रुपया। अब इसका 10%, 220 रुपया ब्याज भरते रहिए। ये 10% के हिसाब से बता रहा है, रेट 14% का चल रहा है। ये आज के दौर का हिसाब किताब कि एक बार इनके चंगुल में आ गए तो फिर खून पी जाएंगे आप। और ऐसा नहीं कि गैर संगठित क्षेत्र के, संगठित क्षेत्र के भी जो लोग हैं, जिसमें रेलवेज था या बीएचयू था, बीएचयू में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एक समय में 30% ज़्यादा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी साहूकारों के चंगुलों में फंसे हुए थे। हम लोग के समय की बात है। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से एक तरफ देखा गया था, सर्वे किया गया था, तो पता चला कि 30% ज़्यादा कर्मचारी साहूकारों के चंगुलों में फंसे हुए। वो सेंट्रल ऑफिस में जब सैलरी मिलती थी, पहले सैलरी जाते थे, लेते थे लोग, तो साहूकार अपने सामने, मतलब देख, सबका पासबुक अपने साथ रखते थे, सीधे सैलरी निकाला, कैशियर पैसा दिया, आधी सैलरी अपने जेब में, आधी सैलरी कर्मचारी, आधी आधी सैलरी खाली ब्याज के रूप में जाती थी। एक परिवार का हम लोगों ने हिसाब देखा था कि 3500 रुपया उन लोगों ने उधार लिया था, 17,000 उसका ब्याज भर चुके थे, लेकिन 3500 रुपया जस के तस था। 17,000 खाली ब्याज भर चुके थे उस 3500 का। ये आज के दौर का हिसाब किताब बता रहे हैं कि जब लिखा पड़ी होती है। उस दौर में सोचिए जब कुछ था ही नहीं, कहीं भी अंगूठा लगवा लेते थे, कुछ भी कर देते थे। तो सबसे गंदा जो शोषण शुरू हुआ साहूकारों का, या सबसे गंदगी उन्होंने मचानी शुरू कर दी, क्योंकि ये जो साहूकार थी ये अंतिम रूप से खून पीते हैं, और 1 किलो अनाज के बदले में, 2 किलो अनाज के बदले में पूरी पूरी जमीन खा जाते थे। 1 रुपए के उधार के बदले में पता चला 2-2 पीढ़ियां बेगारी करती थी। इतना ब्याज हो जाता था, सूद बढ़ते चला जाता था कि पता चला कि अगली वो पीढ़ी नहीं चुकता कर पाई तो अगली पीढ़ी के लोग मजदूरी करते हैं उसके, पूरी जिंदगी बिना पैसे के बेगारी करते थे, तब जाके ब्याज बढ़ता था। 2-2 पीढ़ियां निकल जाते थे 1-2 रुपए का ब्याज भरने के लिए। तो सबसे गंदा जो शोषण शुरू हुआ ये साहूकारों का है, भयानक, खून पी गए। तो खेती किसानी करना बिल्कुल मुश्किल हो गया, असंभव हो गया। राजा महाराजा है, कंपनी आ गई, जमींदार आ गए, और अब कौन आ गए, साहूकार आ गए। कभी साहूकार गाली दे के जा रहा है, कभी जमींदार के लोग आग लगा के चले जा रहे हैं, कभी कंपनी वाले जो खेत खेत जला दे रहे हैं, फसल उठा ले जा रहे हैं। तो किसका किसका झेलेंगे, कभी बाढ़ आ जा रही, कभी सूखा आ जा रही, लगान देना उतना ही है। तो किसानों पर इतना प्रेशर पड़ा, इतना प्रेशर पड़ गया कि अब खेती किसानी करना बिल्कुल मुश्किल हो गया, असंभव, हो ही नहीं सकता। किससे किससे लड़ेंगे, जमींदार से लड़ेंगे कि साहूकार से लड़ेंगे, कि कंपनी से लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे, मौसम से तो लड़ना ही था। तो ध्यान किसी का नहीं था, खून सबको पीना था। तो खेती किसानी करना बिल्कुल मुश्किल, असंभव, किसान बिल्कुल बिलबिला उठे। तो जब अब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने क्या किया कि जो अब तक खुद खेतों के मालिक होते थे, अपना खेत बेच बेच के दूसरे खेतों में मजदूरी करनी शुरू कर दी, खेतिहर मजदूर बन गए। यानी जो खुद कभी काश्तकार हुआ करते थे, यानी अपने खेतों के मालिक हुआ करते थे, वो क्या बन गए, मजदूर बन गए, और दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी शुरू कर दी। क्योंकि दूसरों के खेत में मजदूरी करेंगे तो जो भी 54-58 रुपया मिलेगा वो तो अपना होगा, उसमें कोई बाढ़ सूखे का रिस्क नहीं होगा, उसमें कोई लोड नहीं लगेगा। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, मजदूरी करनी शुरू कर दी। क्लियर। अब इसमें भी समस्या हुई अपर कास्ट को। अब अपर कास्ट क्या करेगा, तो पंडित जी तो मजदूरी करेंगे नहीं, बाबू साहब मजदूरी करेंगे नहीं, तो निचली जाति तो बड़े आराम से मजदूरी कर गया, अपर कास्ट क्या करेगा, खेती बाड़ी कर नहीं सकते, ये करने नहीं दे रहे हैं, बहुत दिक्कत है। और खेतिहर मजदूर ये बनेंगे नहीं, मजदूरी करेंगे नहीं, अपर कास्ट।
तो उस समय अपर कास्ट के लिए, ऊंची जाति के लोगों के लिए एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही थी कि जैसे जैसे अंग्रेज लड़ाई जीतते जा रहे थे, इनका एम्पायर बढ़ता चला जा रहा था भारत में, तो भारत को कंट्रोल करने के लिए इनको सिपाहियों की जरूरत होती थी, सेना की। ब्रिटेन की उतनी पॉपुलेशन थी नहीं कि वहां से सारे लोग आ सकते थे, क्योंकि अभी भी भारत ब्रिटेन से 10 गुना बड़ा देश है साइज में। इतने बड़े देश को कंट्रोल में करने के लिए लोगों की जरूरत थी, सेना की। तो कंपनी ने क्या किया कि भारतीयों को ही अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता जा रहा था, सेना बढ़ाती जा रहा था। तो जो अपर कास्ट के लोग थे, ऊंची जाति के लोग थे, वो लोग किसमें शामिल होने लगे? सेना में। कि सेना में जाएंगे तो पहली बात तो सैलरी मिलेगी, तो वो थोड़ा ही मिलेगा, लेकिन एक है कि कैश वाला टेंशन खत्म होगा। वर्दी मिलेगी तो थोड़ा सा नहीं भोकाली टाइट होता है कि वर्दी पहन घूम रहे, हथियार मिल जाएगा तो और मामला चटकेगा एकदम। बढ़िया कपड़ा पहन के, हथियार लेके टहलेंगे शाम को वर्दी पहन के। तो अपर कास्ट के लोग फिर किधर चले गए? सेना में शामिल होने लगे और खेती बाड़ी बिल्कुल चौपट होने लगी। यानी इस रेवेन्यू सिस्टम बदलाव की वजह से निचली जाति के लोग किधर गए? खेतिहर मजदूर बने। और अपर कास्ट किसमें गया? सेना में गया। सेना में कुछ समय तक ठीक ठाक चला, लेकिन कुछ समय बाद सेना में भी दिक्कतें शुरू हो गई। अब वहां पर क्या दिक्कत आ रही? अब अपर कास्ट का सोसाइटी में एक प्रिविलेज होता है, एक विशेषाधिकार होता है। पंडित जी एक लंबा सा टीका लगाए, लंबी सी चुटिया लहराता है, 50 लोग की भीड़ से गुजरे तो 10 लोग दुआ सलाम करेंगे ना, गुरु जी करके हाथ पर जोड़ेंगे। अब पता चला सेना में गया तो वहाँ टीका चुटिया हटा देगी, बिल्कुल नॉर्मल हो गए सबकी तरह। अब बिना टीका चुटिया के वो 50 लोग की भीड़ से गुजरे, कोई दुआ सलाम नहीं, कोई पैर नहीं छू रहा। अब अपर कास्ट हमारा इसी में परेशान है कि भोजन थोड़ा कम मिले, लेकिन 10 लोग पैर छूते रहे, आशीर्वाद दे रहे, 10-20 आशीर्वाद दे दिया, आधा पेट तो वैसे ही भर जाता है, कॉन्फिडेंस आता है कि वाह मजा आया। तो सोसाइटी में पैसा तो नहीं था, लेकिन इज्जत पूरी थी, रिस्पेक्ट पूरा था अपर कास्ट का। और सेना में गए, वहां तो पैसा नामे भर का मिल रहा था, बस जिंदा रहे, लेकिन जो सोशल प्रिविलेज था, जो विशेषाधिकार था, वो छीन लिया गया। अब सब एक बराबर। तो पंडित जी भले ही फटा कुर्ता पहने, फटी धोती पहने, लेकिन किसी घर चले गए तो उनको पूरी इज्जत दी जाएगी, बढ़िया जगह बिठाया जाएगा, अच्छा खाना खिलाया जाएगा, कोई अगल बगल में बैठेगा नहीं, साफ सुथरा एकदम शुद्ध घी बोले ना, पंडित जी का भोजन उनके लिए अलग व्यवस्था बनाई जाएगी। अब सेना में गए तो पता चला एक ही थाली में सब खाना खा रहे हैं, एक ही गिलास में सब पानी पी रहे हैं, एक ही कपड़ा, एक ही बिस्तर, एक ही जगह उठना बैठना। अब उनको लगने लगा दिक्कत, भाई हम तो अलग आदमी हैं, हमें कैसे उसी बिस्तर पर सुलाया जा सकता है जिस पर कल तक कोई नीची जाति का आदमी सोया हुआ था? एक साथ हम लोग कैसे चल सकते हैं? हमारी तो अलग व्यवस्था है, हम अलग खाना खाएंगे, अलग बर्तन चाहिए। तो एक बर्तन में आज कोई खाना खाए, कल तो दूसरी प्लेट मिल जाएगी, समस्या होने लगी। तो धीरे धीरे करके इस अपर कास्ट का जो प्रिविलेज छीना गया, तो अब इनके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक गुस्से का माहौल बनना शुरू हुआ कि अंग्रेजों ने पहले हमारी आर्थिक स्थिति खराब की, खेतीबाड़ी छीन ली हमसे, उसको छोड़ छाड़ के हम कहाँ आए? सेना में। तो हमारा सोशल प्रिविलेज समाप्त हो गया, सामाजिक विशेषाधिकार छीने गए, सामाजिक रूप से हम खराब हो रहे हैं। तो अब धीरे धीरे लोगों के अंदर, किसानों के अंदर हो चाहे सिपाहियों के अंदर हो, अब अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से की भावना भड़क भड़कने लगी। और अब लोग धीरे धीरे करके क्या होने लगे? नाराज होने लगे कि ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो अब नाराजगी क्या हो गई? बढ़ गई। समझे? अब विरोध की स्थिति पैदा होने लगी, लोग नाराज होने लगे। किससे? अंग्रेजों से। पहले नहीं था, वो तो धीरे धीरे करके हुआ, तब रिएक्शन होना शुरू हुआ। इसके अलावा अंग्रेजों ने और भी कई सारे ऐसे काम किए जिससे लोगों का गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ और ज्यादा बढ़ा। जैसे पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था डलहौजी, तो डलहौजी ने एक नियम बनाया था जिसको व्यापकता का सिद्धांत बोलते हैं या हड़प नीति बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो हड़प नीति किसने बनाई थी? डलहौजी ने। तो उसमें उसने नियम बनाया था कि जिस राजा, नवाब या नरेश का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होगा, वैध उत्तराधिकारी का मतलब लीगल सक्सेसर, यानी उसका अपना बेटा नहीं होगा, तो उस राजा, नवाब या नरेश के मरने के बाद उसका जो क्षेत्र है, उसका जो एरिया है या जागीर है, उसको ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा मान लिया जाएगा। कि राजा मरा और उसका कोई बेटा नहीं है, तो उसका क्षेत्र किसमें माना जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा मान लिया जाएगा। अब भारत में सैकड़ों ऐसे जागीरदार राजे, महाराजे, नवाब, नरेश थे जिनके अपने बेटे ही नहीं होते थे, तो उनके मरने के बाद उनका राज्य छीन लिया जाता था। जैसे उस समय एक रियासत थी झांसी, तो जो झांसी रियासत थी, तो झांसी रियासत के राजा थे गंगाधर राव। तो जब गंगाधर राव को मौत हुई तो उनका कोई बेटा नहीं था, तो डलहौजी ने झांसी विलय की घोषणा कर दी और झांसी का विलय ब्रिटिश एम्पायर में कर लिया गया। और उन्हीं की विधवा थी लक्ष्मीबाई।
तो उनको झांसी के महल से हटा के एक छोटे से घर में रख दिया गया, हवेली टाइप से कि जाइए उसमें रहिए। तो वो नाराज हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि अपने रिश्तेदारी का एक लड़का था दामोदर राव, उसको गोद ले लिया और फिर डलहौजी को चिट्ठी लिखी गई कि भाई दामोदर राव नाम का लड़का है इनका, झांसी हमारी वापस कर दी जाए। तो डलहौजी ने मना कर दिया कि नहीं मैडम, ये वाला नहीं चाहिए, ओरिजिनल वाला चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी को बना लेंगे तो हम दे देंगे। तो जब तक राजा साहब जिंदा थे तब तक रानी थी, अब राजा मर गए तो पता चला कि राजपाट सब छिन गया, नॉर्मल हो गए। तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा, नाराज हो गए। जो अंतिम पेशवा थे बाजीराव सेकंड, उनको अंग्रेजों ने कानपुर के पास बिठूर में रखा हुआ था और उनको 8.5 लाख सालाना पेंशन मिलती थी। तो उनकी जब पेंशन मिलती थी, जब तक पेशवा थे, पेशवा मर गए तो उनकी पेंशन बंद हो गई। तो उनकी गद्दी पर बैठा उनका लड़का धोधूपंत, नाम था, नाना साहब उपाधि थी, धोधूपंत उनका नाम था। तो नाना साहब गद्दी पर बैठे तो नाना साहब की पेंशनें बंद कर दी गई। तो उसने कहा भाई हमारे पिताजी पेशवा थे, पेशवा को पेंशन मिलती थी, अब उनकी जगह हम पेशवा बने हैं तो हमें पेंशन मिलनी चाहिए। अंग्रेज ने मना कर दिया कि नहीं। समझौता पेशवा पद से नहीं किया गया था, समझौता बाजीराव से किया गया था। बाजीराव मर गया, पेशवाई खत्म। तब उस जमाने में सोचिए 8.5 लाख रुपए जिसका बंद होगा वो चिल्लाएगा नहीं। तो जिसका जिसका ये छीनते चले जा रहे थे, वो लोग अंग्रेजों से क्या होते चले जा रहे थे, नाराज होते चले जा रहे थे, यार तो गलत कर रहे हैं हमारा, ठीक है। कई बार अंग्रेज भी कच्चा खा जाते थे। जैसे जब कर्नाटक के नवाब की मौत हुई तो पता चला कि उसका कोई बेटा नहीं। तो जब अंग्रेज अफसर कर्नाटक के विलय के लिए पहुंचे तो पता चला कर्नाटक के नवाब की 16 रानियां, 31 लड़के हैं, एक को लड़का नहीं पैदा हुआ। पता नहीं क्या खाता था नवाब, एक भी लड़का नहीं। फिर गया तो वो सब देख के हैरान लगे, भाई ये हरम में ये क्या सब तमाशा है, भाई इतनी लड़कियां, इतनी औरतें। फिर धर पकड़ के सबके नाते रिश्तेदारी में शादी उदी करवाएगी, शादी ब्याह करके हटाओ नहीं तो कोनो पैदा ना हो जाएगा। तो फिर शादियां उदियां करवा के हटाया गया सबको, तब जाके कर्नाटक का विलय किया गया। तो जिसका जिसका ये छीनते चले जा रहे थे वो लोग अंग्रेजों से क्या होते चले जा रहे थे, नाराज होते चले जा रहे थे, गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। और कई बार अंग्रेजों ने अपने ही नियम को फॉलो नहीं किया। अपने ही नियम को फॉलो न करने का मतलब कि उस समय एक बड़ी रियासत थी अवध। अवध जो रियासत थी, तो अवध रियासत के जो नवाब थे उनका हिसाब किताब ठीक था। वो लड़का पहले से पैदा करके रखे हुए थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। और उससे अजीब बात ये थी कि नवाब भी जिंदा था, उसका बेटा भी था, इसके बावजूद अवध का विलय हुआ। तो भाई कहा गया तो कंपनी ने ये गलत किया है। नियम आपका क्या था कि जब नवाब या राजा मरेगा, उसका कोई बेटा नहीं होगा, यानी कि उत्तराधिकारी नहीं, तब तो विलय करेंगे आप हड़प नीति में। इसमें उल्टा हुआ कि नवाब भी जिंदा है, उसका बेटा भी है, इसके बावजूद अवध का विलय हुआ। तो सरकार की तरफ से बताया गया कि अवध में का शासन प्रशासन बिल्कुल खराब हो चुका है। कुप्रशासन का आरोप लगा, बैड एडमिनिस्ट्रेशन, और कुप्रशासन का आरोप लगा के अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। तो जब कुप्रशासन का आरोप लगा के विलय हुआ तो कहा गया ये तो आपने बताया ही नहीं था, आपने तो कहा था कि विलय कैसे होगा, बेटे वाला आधार होगा। यहाँ तो ऐसा नहीं था, कुशासन का तो नियम ही नहीं था। यानी लोगों को ये समझ में आया कि अंग्रेज अब भारत में अपना साम्राज्य विलय करना चाहते हैं, कोई नियम कानून नहीं, बस जैसे मन करे वैसे बस छीनना। हालांकि अवध का जो नवाब था वो था भी उसी लायक। अवध का जो नवाब था वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था। कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी ना स्कूल में, नाच गाना यही सब, तो उसी में वो रहता था। जैसे यूपी का क्लासिकल डांस कौन सा है, कथक। यूपी में कथक को पॉपुलर करने का श्रेय नवाब वाजिद अली शाह को जाता। कथक को उन्होंने प्रमोट किया था, बहुत इंटरेस्ट लेते और खुद भी कथक के अच्छे जानकार थे, कथक करते थे। तो कथक को यूपी का क्लासिकल डांस बनाने का श्रेय किसको जाता है, वाजिद अली शाह। एक गायकी शैली होती है, आपने ठुमरी सुनी होगी। ठुमरी जो होता है वो बोल प्रधान होता है, सुर प्रधान नहीं होता। ठुमरी गायकी शैली की शुरुआत है नवाब वाजिद अली शाह ने की थी। यानी ठुमरी गाना किसने शुरू किया था, वाजिद अली शाह की देन है। ठुमरी का इजाद ही किया था वाजिद अली शाह ने। तो जब नवाब खुदे कथक और ठुमरी में लगा रहेगा तो फिर शासन प्रशासन क्या करेगा, कुछ नहीं। सब बिल्कुल, कोई अधिकारी काम नहीं करता था, सब एक दूसरे के नहीं सुनते थे, बिल्कुल अराजकता का माहौल था। हालांकि नवाब के अंदर नवाबी टशक पूरी थी, पूरे टशन में रहता था। इवन जब वो ठुमरी उमरी गाता था तो कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता था। इवन जिस दिन अंग्रेजों ने हमला किया अवध के महल पर अवध का विलय करने के लिए, तो वही शाम को 3:30-4 बजे का समय था। तो तीसरे पहर में नवाब साहब ठुमरी गाते थे,
तो जब वो ठुमरी उमरी गाते थे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था उनको। तो अंग्रेजों ने हमला किया, भगदड़ मची, लोग भागना शुरू हुए, भगदड़ उधड़ मची, सब भागे। नवाब साहब ऊपर ठुमरी गा रहे थे। जब वो ठुमरी उमरी गा के खाली हुए इत्मीनान से, तब केवल एक ही नौकर बचा था। वो बोला कि नवाब साहब भागे, अंग्रेज आ रहे हैं, बोल के वो भाग गया। और नवाब सोचे यार सब भागे तो हमें भी भागना चाहिए। तो बैठ के आराम से जूता उता उतार के ठुमरी गा रहे थे। नौकर को आवाज लगा भाई जूता पहना हो तो फिर चला जाए। हम भी भागे, भागने का समय आ गया। लेकिन पता चला कि जिस नौकर की ड्यूटी थी जूता पहनाने की, वो पहले ही भाग गया। उस बेचारे नवाब को किसी ने जूता ही नहीं पहनाया। और नवाब भागे कैसे? बिना जूता पहने जा नहीं सकते थे। फिर कहा कि चलो नंगे पांव चलते। तो उनकी आदत थी कि हाथ में वो गुलाब का फूल लेके चलते थे। बिना गुलाब का फूल लिए वो एक कदम नहीं चलते थे। टेबल पर फूल पड़ा हुआ था, तो उन्होंने फूल वाले को आवाज लगाई कि बेटा फूल पकड़ाओ। तो चले यार, जूता वाला तो भाग गया। तो पता चला जिसकी ड्यूटी थी फूल पकड़ाने की, वो भी भाग गए। अब उस बेचारे नवाब को न किसी ने फूल दिया, न किसी ने जूता पहनाया। नवाब भाग ही नहीं पाए। अब वो उनको लग रहा था कि इस मौके पर यार कोई बढ़िया सी ठुमरी होनी चाहिए। उनको बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। महल में पूरा कब्जा हुआ, ब्रिटिश अफसर पहुंचे, पूरा खोजा गया, पता चला नवाब साहब ऊपर बैठे हुए संगीत कक्ष में। अफसरों ने उनको ढूंढा, फिर उनको फरमान पढ़ के सुनाया गया कि आपके ऊपर ये आरोप लगाया गया है, कुशासन का आरोप लगा है, कुशासन के आरोप पर अवध का विलय किया जा रहा है और आपको यहाँ से अरेस्ट करके आप कलकत्ता भेजा जाएगा। पढ़ लिया उन सबों ने। तो नवाब ने कहा हो गया तुम लोग जो जो करने आए थे, कुछ बचा? बोले महाराज हो गया। तो बोले बेटा तुम्हारा फरमान सुनने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर। बोले फिर बैठे क्यों हैं अब तक, यही नहीं समझ में आ रहा। बोले बैठे बस इसलिए कि अब तक किसी ने हमें जूता नहीं पहनाया। ठीक है, तो हमें जहाँ ले जाना चाहो उससे हमसे कोई मतलब नहीं, हमें एक नौकर चाहिए जो बाइज्जत हमें जूता पहनाए। तो उनको एक नौकर दिया गया, झुक के सलाम किया, उनको जूता पहनाया गया। बोले चलिए महाराज। बोले नहीं, अभी एक आइटम और रह गया। तो फिर दूसरा नौकर दिया गया, उसने सलाम किया, उनको झुक के फूल पकड़ाया। तब नवाब सब आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए देश तबाह हो रहा है, नवाबी जा रही। उस नाजुक मौके पर उन्होंने एक बड़ी शानदार सी ठुमरी बनाई कि बाबुल मेरा नैहर छूट हो जाए। जैसे नहीं औरतें विदाई की समय होती कि उनको नैहर से मायके से निकाल के ससुराल भेजा जाता, तो अवध उनका मायका था, कलकत्ते उनका ससुराल था। अरेस्ट करके लेके जा रहे थे। सोचिए ये ठुमरी कितनी पॉपुलर हुई कि आज भी बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर इसको गाते हैं, बाबुल मेरा नैहर छूट हो जाए। ये केबीसी में 25 लाख में सवाल पूछा गया था कि बाबुल मेरा नैहर छूट हो जाए ठुमरी किसने बनाई थी। ये नवाब वाजिद अली शाह ने उस नाजुक मौके के लिए जब बनाई थी, वो अवध से उनको अरेस्ट करके कलकत्ते भेजा जा रहा था। तो सोचिए कितने आला दर्जे के वो कलाकार थे कि नवाबी जा रही है, राज्य तबाह हो रहा है, उस आदमी को उससे कोई मतलब नहीं। वो क्या सोच रहा था? ठुमरी। तो जब ऐसे ऐसे काबिल नवाब होंगे तो देश क्या होगा? बर्बाद ही होगा। तो हमारे देश की बर्बादी में इन काबिल नवाबों का बड़ा योगदान रहा है, वैसी हरकतें करते हैं। खैर, तो अब मुद्दे पर देखते हैं कि जैसे नवाब कुछ करता नहीं था लेकिन उसकी टशन पूरी थी। ठीक है, वो पूरा अपने टशन में रहता था, उसमें कोई गुरेज नहीं था, कोई मुरव्वत नहीं थी, उसकी तो अपनी इज्जत थी, पूरा भौकाल मेंटेन किया हुआ था उसने। तो अवध समझ लीजिए कि अंग्रेजों के लिए अंतिम चोट थी, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ चुका था कि अंग्रेज गड़बड़ है। तो एक बार जब लोगों के दिमाग में किसी के लिए गलत छवि बन जाती है, नेगेटिव छवि बन जाती है, तो फिर लगता है कि वो गलत है, भले ही वो सही काम करे, तो अभी लगता है कि नहीं जानबूझ के कुछ गलत कर रहा हो। तो अंग्रेजों ने भारत में इतने गलत काम कर दिए थे, इतनी गड़बड़ियां कर दी थी कि उनके सही कामों की भी आलोचना हुई, लोगों ने विरोध किया। क्योंकि अब लोगों के दिमाग में क्या हो चुका था कि ये जानबूझ के कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों ने भारत में सारे काम गलत नहीं किए, कुछ ठीक काम भी किए थे, लेकिन उस सबका असर क्या हुआ? गड़बड़ हुआ। समझ गए? तो बहुत सारे इनके सही काम भी थे जिसकी आलोचना हुई, जिस गलत हुआ। जैसे पहले सती प्रथा चला करती थी, आपको बताया था कि एरण अभिलेख में सती का पहला अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। तो सती प्रथा पर 1829 के रूल 17 से विलियम बेंटिक ने बैन लगा दिया। इसको आप लिख सकते हैं 1829 1829 के नियम 17, रूल 17, 17 को आप रोमन में लिख सकते हैं 10, 5, 15, 2, 17, 17 ऐसे लिखा जाएगा। तो 1829 के नियम 17 से, रूल 17 से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर
प्रतिबंध लगा दिया। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? विलियम बेंटिक ने। पहले 1829 में बंगाल में लगाया गया, बाद में फिर 30 में बॉम्बे और मद्रास में भी अगले साल कर दिया गया 30 तक। तो जब सती प्रथा को इसने बैन किया, सती प्रैक्टिस को इसने बैन किया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना एक पॉजिटिव सही कदम था, सही काम था, एक अच्छा काम था। भाई सती प्रथा खराब थी, इसको बंद कर लिया गया, ये अच्छा काम था, होना चाहिए था। इसका भी विरोध किया लोगों ने। बकायदा राधा कांत देव ने धर्म सभा बनाई और धर्म सभा बना के सती प्रथा का समर्थन किया। कि लोगों को लगा कि अंग्रेजों ने हमारी सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया, हमारी आर्थिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया, हमारी राजनीति हमसे छीन लिया, राजाओं महाराजाओं को हमसे छीन लिया। अब ये अंग्रेज हमारे घरेलू मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारे इंटरनल मैटर्स में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सती लोगों को लगता था एक ऐसा मामला है, निजी है, पर्सनल, अंग्रेजों को घरेलू मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। समझ गए? तो अब ये कह रहे थे कि भाई ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो बताया कि अंग्रेजों ने इतने गलत काम कर दिए कि उनके सही चीज़ों का भी रिएक्शन क्या होता था? गलत होता था। जैसे पहले एक और परंपरा चलती थी, पहले ठग होते थे। ठगों का नाम सुना है? ठगों का इतना बड़ा व्यवस्था था, इतना आतंक था कि ठगों के दमन के लिए पूरी सेना लगानी पड़ी थी। एक कर्नल था, उसका नाम लिख लीजिए, कर्नल स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन ठगों का दमन किया, एबॉलिश द ठग्स। तो कर्नल स्लीमैन ने किसका दमन किया? ठगों का। ठीक। अब ये ठग क्या होते थे कि आजकल वाले ठग नहीं। स्लीमैन ने अपनी बायोग्राफी में इन ठगों के बारे में बड़ा विस्तार से बताया है कि वो बताता है कि जो ठग होते थे ये आजकल वाले नहीं, वो बहुत बड़ी संख्या में होते थे। पूरा समझ लीजिए 100-125 का पूरा उनका ग्रुप होता था और हर ग्रुप के हर मेंबर का अलग अलग काम बटा हुआ था। जैसे ग्रुप में कुछ एक सदस्य होते थे मुखबिर, वो खाली खबरें इकट्ठा करते थे। जैसे मान लीजिए कि मुखबिर वो शहर में घूमते रहते थे, उसको पता चला कोई व्यापारिक काफिला है बनारस से कलकत्ते जा रहा है, या कोई बारात है वो बनारस से इलाहाबाद जा रहा है। ठीक। तो वो मुखबिर जाता था, अपनी टीम को सटीक सूचना देता था कि इस टाइम पर इतने समय पर वो काफिला गुजरेगा और हमला करके सब साफ कर देना है पूरा। तो मुखबिरी करते थे। अब मुखबिरी हुई, अब ठग क्या करते थे? एंड टाइम पर घात लगाते थे और हमला करते थे, पूरा पूरा काफिला साफ, कुछ नहीं बचता था। और इनकी मुखबिरी इतनी सटीक होती थी कि स्लीमैन ने लिखा है कि इनका सक्सेस रेशियो 100%, कि एक बार ठग घात लगा के बैठ गए तो फिर पूरा साफ करके ही हटते थे। और इनकी जो सबसे खास बात थी कि ठग कभी भी खून नहीं बहाते थे, खून खराबा इनका काम नहीं था, खून नहीं बहाते थे। और इनकी जो पहचान होती थी, इनको जो पहचाना जाता था कि जैसे बहुत पुराने ज़माने की आप फिल्में देखेंगे 70-80 के दशक की, जब अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्में आती थी, तो पुराने फिल्मों में आप देखेंगे कुछ एक कैरेक्टर होते थे जो गले में कॉलर के नीचे वो रुमाल लगाते थे। ठीक है, कुछ कैरेक्टर गले में कॉलर के नीचे रुमाल टांगे घूमते थे। तो जिस कैरेक्टर के गले में कॉलर के नीचे रुमाल है, मतलब वो कैरेक्टर कैसा माना जाता है? गुंडा बदमाश होते ना, गुंडों की तरीके से वो कॉलर के नीचे रुमाल लगाते थे, गुंडा बदमाश टाइप से। तो ये जो गले में कॉलर के नीचे रुमाल का कॉन्सेप्ट था, ये ठगों की निशानी होती थी। रेड हैंकरचीफ, लाल रुमाल रखते थे, वो बड़ा सा लाल रंग का बड़ा रुमाल वो रखते थे। वो किसी का खून नहीं बहाते थे, बस लाल रुमाल से गला घोंट के मार देते थे, प्यार मोहब्बत से काम करते थे। लाल रुमाल लगते थे, नाक से कुछ खून निकला तो पूछ पाछ, खून तो बहा ही नहीं, फिर लाश को जमीन में दफन कर देते थे, सामान लेके भाग जाते थे साहब। ये होते थे ठग। ठीक, पूरा ग्रुप और कंपनी के तरीके से काम करते हैं। मुखबिर आया, खबर दे के गया, उसको बाकी चीज उस मतलब नहीं, उसका हिस्सा उसको मिल जाएगा। जैसे धावा बोला, एक आदमी का काम है वो खाली गड्ढा खोद रहा है, एक आदमी का काम है लोगों का हाथ बांध रहा है, एक आदमी खाली फंदा पहना रहा है, सबको खाली गला घोट रहा है, एक आदमी सामान लेके चंपत हो गया, एक आदमी लाश दबाया निकल गया, सब खटाखट अपना काम किए हटे। बिल्कुल कंपनी के तरीके से परफेक्शन से काम करते थे। तो इतना बड़ा समूह था, इतना आतंक था कि पूरी सेना लगानी पड़ी थी, और फिर सेना लगा के पूरा अभियान चलाया गया, तब जाके फिर ठगों को एक एक करके क्या किया गया, समाप्त किया गया। तो इनके भी समूह टूटे, ग्रुप्स टूटे,
तो ये सब भी जाके समाज में अपना आतंक मतलब अफवाह मचाना शुरू कर दिए कि बताइए बिना खून खराबा के अच्छा खासा धंधा पानी चल रहा था, ये बंद कर दिए सब। अब आदमी करे क्या? आप खेती किसानी करने नहीं दे रहे हैं, आप राजा के यहाँ काम करने नहीं दे रहे हैं, सेना में आप सामाजिक व्यवस्था खराब कर ले दे के बिना खून खराब है कि तो ये धंधा चल रहा था, ये बंद कर दिया। करे क्या? मर जाए, ये भी ना करे तो फिर क्या करे? तो यानी कि अंग्रेज अब जो भी कर रहे थे, चाहे सही हो चाहे गलत हो, गुस्सा तय था कि वो सही भी करें तो भी गलत है। ठीक, यानी धीरे धीरे करके अंग्रेजों के खिलाफ प्रेशर क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। प्रेशर जो भी करेंगे गलत ही होगा। ठीक, तो प्रेशर बढ़ते चला जा रहा था, प्रेशर बढ़ते चला जा रहा था, लेकिन उस प्रेशर में सीटी नहीं बज रही थी। जैसे प्रेशर कुकर होता है, तो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि जब प्रेशर बहुत ज्यादा बस होता है तो फिर क्या होता है, सीटी बजती है। तो उस समय प्रेशर तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, लेकिन सीटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे प्रेशर कुकर में जब सीटी बजती है, तो सीटी बजने से क्या होता है, दो चीजें। पहली बात कि जो कुकर का एक्स्ट्रा प्रेशर है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। दूसरी चीज कि आपको इंडिकेशन मिलता है कि खाना क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। जैसे आज के दौर में आप देखिए कि ढेर सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, अखबार वाले हैं, न्यूज चैनल वाले हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। तो समझ लीजिए कि ये लोग हमारी व्यवस्था की सीटियां हैं कि सरकार ने जैसे कोई कानून बनाया, वो कानून गलत है या गलत कानून बना रही है, बनाने की सोच भी रही है, तो तुरंत आप देखिए अखबारों में छपना शुरू हो जाता है, न्यूज चैनलों पे डिबेट शुरू हो जाएगी, राजनीतिक दल जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगेंगे, अन्ना हजारे जाके धरने पर बैठ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि लोगों का जो गुस्सा है वो क्या होगा, बाहर है। और दूसरा, सरकार को पता चलेगा कि गलती कहाँ हुई। तो ये लोग हमारी व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। ढेर सारी राजनीतिक पार्टियां, अखबार, न्यूज चैनल, पत्र पत्रिकाएं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता। जैसे मिस्र में आपने सुना होगा विद्रोह हो गया, ट्यूनिशिया में विद्रोह हो गया, तो थाईलैंड में तख्ता पलट हो गया, तो हर जगह हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर न इतने ढेर सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, न न्यूज चैनल वाले इतने स्वतंत्र हैं, न मीडिया इतनी। तो लोगों के अंदर गुस्सा है, सरकार को इसकी जानकारी नहीं चल पाती, और यहाँ पर प्रेशर बनने से पहले ही सब हल्ला मचाने लगते हैं कि सरकार सोच रही, सोची कैसे, तुरंत मुर्दाबाद जिंदाबाद शुरू हो जाता है, सोचने पर ही आग लगा देते हैं सब। तो प्रेशर बनता ही नहीं। तो वही उस समय था कि लोगों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से की भावना भड़कती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। लेकिन उस समय न कोई राजनीतिक दल था, न अखबार थे, न सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे जो ऐसा कुछ बता पाते, सरकार तक उनकी बात पहुंचा पाते कि हाँ लोग क्या सोच रहे हैं, कि आपसे लोग क्या है, नाराज चल रहे हैं, गुस्सा बढ़ रहा है। यानी कोई सीटी नहीं बजी, और जब प्रेशर बढ़ता जाए और सीटी नहीं बजेगी तो फिर क्या होगा, ब्लास्ट। और वही जो ब्लास्ट हुआ, उसी ब्लास्ट को हम लोग कहते हैं क्या, 1857 की क्रांति। तो ये जो पिछली क्लास से अब तक आपको कहानियां समझा रहे थे, ये एग्जैक्टली आपको कहानियां नहीं समझा रहे थे, आपको 1857 की क्रांति के कारण समझा रहे थे। तो 1857 की क्रांति समझ लीजिएगा कि किसी एक कारण से नहीं हुई। इसके आर्थिक कारण थे कि अंग्रेजों ने पूरा रेवेन्यू सिस्टम चौपट कर दिया। राजनीतिक कारण थे, राजाओं महाराजाओं को हमसे छीन लिया। सामाजिक कारण थे, सोशल मैटर्स में इंटरफेयर किया, और इसके अलावा ढेर सारे छोटे छोटे कारण। तो ध्यान रखिएगा, ये 1857 की क्रांति किसी एक कारण से नहीं हुई, ढेर सारे कारणों से हुई। और उन कारणों की शुरुआत उस दिन से हुई जिस दिन अंग्रेजों का भारत पर कब्जा हुआ। कब्जा कब हुआ, 1757। प्लासी का युद्ध आपको बताया था कि प्लासी की लड़ाई के बाद से बंगाल पर कब्जा हुआ, और कहानी यहीं से शुरू हो गई। तो ध्यान रखेंगे, 1857 के क्रांति के लिए बारूद इकट्ठा न 1757 से ही होने लगा था। कि इनकी जो नीतियां थी 1757 के बाद, उससे लोगों के अंदर असंतोष की शुरुआत हुई, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते पूरे कितने साल लग गए। तो ये समझ लिया कि पूरे 100 साल का रिएक्शन था, 100 साल का गुस्सा था, 100 साल का फ्रस्ट्रेशन था। उसको कोई आवाज नहीं मिली, ब्लास्ट हो गया, कोई बताने वाला नहीं मिला। ठीक, तो कारण इसके कितने साल तक बने, 100 साल तक खाली बारूद इकट्ठा होता रहा, बनता रहा, बनता रहा। अब केवल बारूद होने से ही ब्लास्ट नहीं होता, ब्लास्ट के लिए चाहिए चिंगारी। चिंगारी का काम किया एक छोटी सी घटना ने। हुआ ये कि 1853 के बाद यूरोप में टेक्नोलॉजी चेंज हुई, और सिपाहियों को जो राइफलें दी जाती थी वो ब्राउन बैश राइफलें होती थी।
उनकी जगह नई इनफील्ड राइफलें आई। ठीक है, लिख सकते हैं पुरानी ब्राउन बेस राइफलों की जगह ओल्ड ब्राउन बेस राइफल्स वेयर रिप्लेस्ड बाय नई इनफील्ड राइफलें आई, न्यू इनफील्ड राइफल्स। तो पुरानी ब्राउन बेस राइफलों की जगह नई कौन सी आ गई? इनफील्ड राइफल आई। पहले कौन सी राइफल चलती थी? ब्राउन बेस, उसकी जगह कौन सी आ गई? इनफील्ड आ गई। तो जो पुरानी ब्राउन बेस राइफल होती थी उसमें क्या होता था कि सिपाहियों को बारूद और छर्रा दिया जाता था, और जो उनकी राइफल की बैरल होती थी, बैरल में अलग से एक तरफ पहले वो बारूद भरते थे, फिर छर्रा भरते थे, फिर पंच करते थे, फायर करते थे। ठीक, तो ये ब्राउन बेस राइफलों में होता था। उसके बदल के इनफील्ड राइफल आई। तो इनफील्ड राइफलों में क्या था कि अब कारतूस बनने लगे थे, आज की तरीके से नहीं। पहले जो कारतूस होते थे उसमें क्या होता था कि बारूद और छर्रा एक फिक्स रेशियो में भर दिया जाता था, वो कारतूस से पैक होता था, और कारतूसों का जो बंडल होता था सिपाहियों की बेल्ट में, उसका पैकेट लगा दिया जाता था। सिपाही कारतूस निकालता था और एक हाथ से राइफल का बैरल पकड़ा है, और उस कारतूस को काट के उसमें से बारूद और छर्रा एक साथ उसमें भरना होता था। अब दिक्कत ये थी कि एक हाथ से राइफल का बैरल पकड़ा, दूसरे हाथ से कारतूस, उसको काटेंगे कैसे उसका? तो फिर ये हुआ कि इसको दांत से काट के बारूद और छर्रा एक साथ उसमें भरना था, फिर पंच करना था और फायर करना था। ठीक, तो ये हुआ कि एक तकनीकी बदलाव था, टेक्निकल चेंज था कि उन कारतूसों को कैसे काटना था, दांत से काट के फिर भर देना था। तो ये ट्रेनिंग दी जाने लगी सिपाहियों को इस्तेमाल करने के लिए। अब सिपाहियों में एक खबर फैली कि इसमें गाय और इस कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। गाय हिंदू के लिए पवित्र और सुअर मुसलमान के लिए हराम। और सेना में ज्यादातर कौन से लोग थे? अपर कास्ट। ज्यादातर कौन से लोग थे? ऊंची जाति के लोग। अब ये ऊंची जाति के लोग धर्म को लेकर बहुत सेंसिटिव थे। इनको लगा कि अंग्रेजों ने पहले हमारी सामाजिक व्यवस्था खराब की, आर्थिक व्यवस्था खराब की, राजनीतिक व्यवस्था खराब की, अब ये हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। अब धर्म तो नहीं भ्रष्ट होने देंगे। हालांकि था ये तकनीकी बदलाव, लेकिन बताया था ना कि लोगों के दिमाग में अब क्या बन चुका था? ये गुस्सा आ चुका था कि ये जो भी करेंगे गलत ही करेंगे। तो इसलिए अब इनके दिमाग में आ चुका था कि ये गलत हो रहा है। सिपाही बैठ के करने लगे, बातचीत होने लगी, और लगने लगा कि अब कोई बड़ी क्रांति हो जाएगी। तो यहीं से क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होती है। ठीक है, तो ये अंग्रेजों की ही कारस्तानी का नतीजा था कि वो अंग्रेज जानबूझ के ऐसा, उनको धर्म वर्म से कोई मतलब नहीं था, वो जानबूझ के ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन अब दो लोगों के दिमाग में बना हुआ था कि यही है तो यही। समझ गए? चलिए, इसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।